हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माई चैनल। इस चैनल पर हम आपसे बात करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है मोशन, जो कि फिजिक्स में कंसीडर किया जाता है। क्लास 8 तक तो हम लोगों ने फिजिक्स का छोटे बहुत ही आंसर्स पढ़े हैं, लेकिन क्लास 9 से क्या होता है, जो फिजिक्स के सिम्टम्स हैं वो अच्छे खासे दिखने लगते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन आने लगते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले मोशन। क्या पढ़ेंगे? मोशन। मोशंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा फिजिक्स और साइंस में रिलेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ साइंस। अभी तक क्या पढ़ी है? साइंस। साइंस अभी भी पढ़ रहे हैं। जो साइंस है वो कहाँ से आई है? साइंस का ड्राइव हुआ है, एक वर्ड था साइंटिया। साइंटिया साइंटिया कैसा वर्ड था? ये एक लैटिन वर्ड था। साइंटिया का मीनिंग होता है टू नो। मतलब कि साइंस का डायरेक्टली मीनिंग अगर हम निकालें तो होता है टू नो, किसी की चीज़ के बारे में जानना। और साइंस का ही एक ब्रांच है, यानी कि साइंस की ही एक ब्रांच है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। और फिजिक्स जो है उसका ड्राइव, उसका मतलब वो कहाँ से आई है? वो आई है फ्यूसिस से। फ्यूसिस एक वर्ड था, कैसा? ग्रीक। एक ग्रीक वर्ड था। इसका मतलब होता है नेचर। तो इस प्रकार हम फिजिक्स को समझ सकते हैं कि फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। इसलिए हम जो फिजिक्स है उसकी डिफिनीसन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिजिक्स फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस dealing with nature and natural phenomena। मतलब कि फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचर के फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्यों आ रहा है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्यों मूव कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग वायर है उसके अगर हम पास में अगर मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं तो वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रही, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन पर। मोशन जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th में 8वां चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। अब मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज, रेफरेंस पॉइंट, बहुत सी, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, और जो इक्वेशंस हैं वो भी हम कैसे आई हैं उनको भी ड्राइव करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में। इसमें हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन तक पढ़ेंगे। तो वैसे अगर हम मोशन की एक लाइन में डिफिनीशन देना चाहें तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? मोमेंट। कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है या पार्टिकल है, ऐसे वर्ड देकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, पार्टिकल, इन सभी तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है। बॉडी से मतलब ये नहीं कि कोई ह्यूमन बॉडी ही हो, ये वो ऑब्जेक्ट भी बॉडी है, ये कैप भी बॉडी है, ये बोर्ड भी बॉडी है, कार, बस, प्लैनेट सभी क्या हैं? फिजिक्स में बॉडी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट ट्रीट किए जाते हैं। इनको हम किताब भी है, वो भी एक बॉडी, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ही है। तो जो मोशन है हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बर्ड्स फ्लाइज एंड फिशेस स्विम्स इन पॉन्ड्स, रिवर, सी। ये सभी क्या हैं? ये सभी मोशन में हैं। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सभी मोशंस में हैं। हमारे खुद की बॉडी में देखें तो ब्लड क्या है? हर वक्त फ्लो में रहता है, यानी कि मोशन करता रहता है आर्टरीज, वेंस में। तो ये सभी कैसे हैं? मोशंस में हैं। जो ऐसी सभी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंजेस करते रहते हैं, अपनी पोजीशन में लगातार बदलाव करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोशन। कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। कैसे? डायरेक्ट वो जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जैसे कार जा रही हो, ट्रक जा रहे हों, बसेस जा रही हों, बच्चे दौड़ रहे हों, फुटबॉल लुढ़क रही हो, हवाई जहाज उड़ रहा, हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे बॉडी पार्टिकल जिनका मोशन तो होता है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। कैसे? जैसे हवा चल रही है, हमें हवा दिख तो नहीं रही है कि कहाँ पर जा रही है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। या तो कुछ डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिख जाएं, या तो फिर पेड़ों की पत्तियाँ, ब्रांचेस हिलती हुई मिल जाएं, तो हम जानेंगे कि हवा चल रही है। कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जो सिर्फ हमें
आभास होता है, जिनको हम क्या करते हैं, एपियर करते हैं, एपियरिंग मोशन, जिन्हें हम सिर्फ प्रतीत होते हैं लेकिन होते नहीं हैं रियलिटी में। जैसे बस में जा रहे हो तुम, जो बस के साइड में, रोड के साइड में जो पेड़ पौधे मकान दुकान पड़ेंगे, वो ऐसा लगा कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तुम बस से जा रहे होते हो। और जैसे सनसेट, सनराइज, ये भी हैं। इसमें अर्थ का है, अर्थ मोशन कर रहे, जब अपने एक्सिस पर रोटेशन करते हैं तो दिन और रात होते हैं, लेकिन क्या हम देख सकते हैं कि ज़मीन पर रहते हुए कि हम जो अर्थ है वो मोशन कर रही है? नहीं। और जब ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो क्या होता है, सीजन्स बदलते हैं, सर्दी गर्मी ऐसे ऐसे मौसम आते हैं, तो हम अर्थ को नहीं देख सकते। ये इनडायरेक्ट मोशन में कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं ऐसी मोशंस, एक के लिए रेस्ट पर हो सकती हैं, दूसरे के लिए मोशन में हो सकती हैं। जैसे अभी बस में जा रहे हो, तुम्हारे पड़ोस में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, वो तुम्हारे लिए रेस्ट में है और तुम उसके लिए रेस्ट में हो। तुम बस से जा रहे हो और बाहर एक कोई आदमी खड़ा है, तो उसके लिए तुम दोनों क्या हो, मोशंस में है। अब हम बात करते हैं कि मोशंस, जो ये मोशंस है इसमें लीनियर भी मोशन आएगा हमारा। लीनियर मोशन ऐसी मोशन, ये टाइप्स हैं मोशन के। लीनियर मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, यानी कि एक सीधी लाइन में ट्रेवल करे। जैसे ट्रेन सीधी लाइन में जा रही है, गाड़ी सीधी लाइन में जा रही है, मोटरसाइकिल, बस, सभी हैं क्या, सीधी लाइन में जा रही हैं, तो ये क्या है, लीनियर मोशन है। एक हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन, एक सर्किल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्किल में मूवमेंट करता है तो उसे हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं। स्कूल्स में इवेंट्स होते हैं, जैसे 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर रेसेस होती हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो सभी सर्कुलर मोशन में काउंट की जाती हैं अगर वो सर्किल में रेस हो रही है तो। अब आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन जैसे कि सपोज दैट ये एक हमारे पास बुक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कील को पाइवट कर देते हैं और इसको हम ऐसे रोटेट करा देते हैं, ठीक। तो इसका मोशन कैसा हुआ, ऐसे ऐसे, तो ये रोटेशनल मोशन कहलाती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक और मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन जैसे देखा होगा कि घड़ी में पेंडुलम होता है, वो अपनी मीन पोजीशन से इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, तो इसके इस वाइब्रेट कर रहा है ना, तो ये वाइब्रेशनल मोशन हुआ। तो ये हमें 4 प्रकार मोशन के मिले, जो रोटेशनल मोशन है क्लास 11th में अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। लीनियर सर्कुलर अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। लीनियर मोशन ये स्ट्रेट लाइन का ही मोशन होता है। तो हमने देखा कि जो समय के साथ अपनी पोजीशंस में लगातार बदलाव करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मोशंस कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं भाई जो अपनी टाइम के साथ पोजीशन क्या करते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे पेड़ है, वो अपने अपने पोजीशन पर स्टैंड रहता है, वो क्या करता है, खड़ा रहता है, वो अपनी पोजीशन लगातार बदल नहीं पाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रेस्ट में। अब हम रेस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to time, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन में टाइम के हिसाब से चेंजेस नहीं कर रहा है, बदलाव नहीं कर रहा है, उन्हें क्या कहते हैं, रेस्ट पे। अब मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? पोजीशन, द पोजीशन of an object change continuously
कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो WRT है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे मोशन जो टाइम के हिसाब से अपनी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम मोशन में कहते हैं। जैसे सभी देख रहे हो कार, अगर ये कार यहाँ पर है, ठीक, ये कोई कार है, ये 12 बजे यहाँ पर है, 3 बजे तुमको यहाँ पर कार मिली, तो ये कैसा है मोशन? ये 3 घंटे में अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो ये मोशन में है। अगर सपोज दैट ये 12 बजे यहाँ पर भी है, 3 बजे भी तुमको यहीं पर मिले, तो ये कैसी मोशन होगी? 12 से 3 बजे के बीच ये अपनी रेस्ट पोजीशन में थी। अब हम जो अर्थ भी हमारी मोशन कर रही है, तब कहोगे कि जो अर्थ भी हमारी मोशन कर रही है, तो इसका मतलब हम मोशन में हैं या रेस्ट में? तो बता दें कि इस यूनिवर्स में ना तो कोई चीज़ रेस्ट पर है और ना ही कोई चीज़ मोशन पर है, क्योंकि सिर्फ फ़र्क होता है कि हम लोग उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सा हमारा पॉइंट है जहाँ से हम देख रहे हैं। जैसे बस में जाता हुआ एक व्यक्ति, बस के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए रेस्ट पर हो सकता है, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा मालूम होगा कि वो दोनों लोग मोशन कर रहे हैं। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है जो है रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस ऐसे बना देते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज कंसीडर्ड, ये कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड फिक्स्ड पॉइंट which describes the position of an object in line, plane and space। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा होता है, जैसे अभी तुम कहो तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। एक उसी स्कूल में पढ़ता हुआ एक दूसरा लड़का होगा, वो क्या बताएगा? हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो तुमने क्या किया? अपने स्कूल की दूरी को मेजर करने के लिए अपने घर का सहारा लिया, यानी कि वो घर को तुम्हारा क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। और दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने अपने घर को सहारा लिया, रेफरेंस पॉइंट उसने अपने घर को बनाया। तो रेफरेंस पॉइंट सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि रेफरेंस पॉइंट एक कन्वीनियंस के अनुसार सेट कर लेते हैं, अपना फिक्स कर लेते हैं कि हम यहाँ से अपनी डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे। जैसे अभी तुम कहीं टहलने गए हो, तुम्हें पता करना है कि कोई फलाना होटल या कोई क्या कहते हैं स्टेशन कहाँ पर है, तो क्या पता करोगे कि मोबाइल की लोकेशन ऑन करोगे, वो क्या बताएगा? तुम्हारी लोकेशन से ये वाला स्टेशन इतनी दूरी पर है। तो उसने क्या किया? तुम्हारी लोकेशन को रेफरेंस पॉइंट बनाया। जैसे ये कोई ए व्यक्ति है, ये बी है, ये सी है, इसके बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है, इसके बीच की डिस्टेंस 40 मीटर है। बी से पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन यू एंड सी, तुम्हारे और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस? तो ये बता देगा 30 मीटर, क्योंकि इसने अपने आप को क्या किया? रेफरेंस पॉइंट बना लिया। ए क्या बताएगा? हमारे यहाँ से सी की डिस्टेंस कितनी है? 70 मीटर है। इसने क्या किया? ए ने अपने आप को खुद को रेफरेंस पॉइंट में बनाया। अब इससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ से बी कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये बता देगा 40 मीटर, क्योंकि ये अपने आप को रेफरेंस पॉइंट सेट कर रहा है। ये लाइन में भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है। लाइन मतलब 1D, प्लेन मतलब 2D, स्पेस मतलब 3D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1D मतलब एक लाइन में मोशन करने वाले, 2D मतलब प्लेन में XY में मोशन करने वाले, 3D मतलब स्फीयर वो जेड, तीनों XYZ तीनों एक्सिस में ट्रेवल करने वाले। जैसे अभी एक लाइन में ट्रेन जा रही, वो तो 1D हो गया। अभी चींटी है, मोशन कर रही है, जैसे घर में ऐसे 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 जा रही है, तो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, तो इसका मोशन कैसा हुआ? 2D। अब अभी बर्ड्स उड़ रही है, वो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है और जेड में भी जा रही है, तो उसका मोशन कैसा हुआ? 3D। अब
फिजिक्स में घुसने से पहले हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आनी चाहिए कि फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो बनाई गई हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बिना फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम फिजिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, और जो फिजिक्स के लॉज को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं, उनको क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? वे सभी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जो फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं। क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स which can be measured directly or indirectly and in terms of which laws of physics can be expressed। मतलब ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जो मेजरमेंट, जैसे डायरेक्टली अभी है इस मार्कर की मुझे लेंथ नापनी है तो हम क्या करें, स्केल से इसको डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेंगे कि ये इतने सेंटीमीटर या मीटर का है। अगर हमें सन की डिस्टेंस पता करनी है तो हमारे लिए तो कोई स्केल बनी नहीं है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, कैसे उसको मेजरमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ता है। सन की दूरी का मेजरमेंट करने के लिए, मून तक डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, मंगल ग्रह मार्स की डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज लेना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो तो जानते होंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 2 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और एक वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वो स्केलर क्वांटिटी। ऐसी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अभी तुम से कोई पूछे तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी कितनी है, तुम बताओगे जैसे 5 किलोमीटर, तो तुमने उसे बता दिया कि 5 किलोमीटर हमारे घर से हमारे स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, लेकिन तुमने उसको ये डिफाइन नहीं किया कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर तुम उससे बता दो कि हमारे घर से 5 किलोमीटर हमारा स्कूल है जो कि है ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, बता दे कि हमारे घर से ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर हमारा घर है, तो तुमने किसका सहारा लिया, डायरेक्शन का। जो डायरेक्शन है वो किस में काउंट होता है, वेक्टर। तो ये हो गई तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आएंगे, तुम्हारी आएगी डिस्टेंस आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये सभी कैसी हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होगा ना। डिस्टेंस आएगी, स्पीड आएगी, स्पीड होगी, वॉल्यूम होगा, और क्या होगा, डेंसिटी होगी, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा। ये सभी किस में आएंगे, ये सब होंगे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में होगा तुम्हारा, वेक्टर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स होगा, वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा, ये सभी आएंगे हमारे किसमें, वेक्टर क्वांटिटी। अब फिजिक्स में घुसने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, मतलब उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। यहीं से फिजिक्स का बेसिक शुरू होता है ना। अब जैसे तुमसे पूछा जाए तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी कितनी, तो तुम बता दोगे 5। अब 5 है, 5 और किलोमीटर है, मीटर है, सेकंड है, टाइम है, किलोग्राम है, किस में। जैसे पुराने ज़माने में पहले क्या करते थे लोग, अब डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए बताते थे कि हमारे घर से पड़ोसी का घर 50 कदम दूर है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हुआ तो हो सकता है उसके लिए 40 कदम हो, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए हो सकता है 200 कदम हो। तो इसलिए कोई यूनिक मेजरमेंट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे मेजरमेंट्स या यूनिट्स बनाई जाए जिनका उपयोग सभी व्यक्ति मेजरमेंट करने के लिए किया जाए। अगर बता दिया जाए कि ये इतनी यूनिट्स की है या इतनी इसकी वैल्यू हो, तो उसी से लोग कंपेयर करा के उसी प्रकार की सेम क्वांटिटीज को क्या करें, मेजरमेंट कर लें। जैसे बांट देखा होगा, बांट क्या होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ना। बांट को लिख दिया गया 100 ग्राम 50 ग्राम जितना भी है उतना लिख देगा, 1 किलोग्राम लिख देगा। अब क्या है, अगर उससे दूना हुआ तो वो 2 किलोग्राम होगा, 3 गुना होगा तो 3 किलोग्राम होगा, 4 गुना तो 4 किलोग्राम होगा। तो उसने क्या किया, बांट को स्टैंडर्ड बना दिया। उसने बता दिया कि एक यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर है, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो अब तुम इसके मल्टीपल करोगे, मतलब दुगना हुई तो 2 मीटर, 3 गुना हुआ तो 3 मीटर। इस तरीके से लोगों ने यूनिट्स को सेट किया। अब हम यूनिट्स की डिफिनीशन लिख लेते हैं। अब क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड used to measure the magnitude of other identical type quantity। मतलब एक सेट कर दिया गया कि अब इसी के हिसाब से लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे, इसी के हिसाब से मास मेजरमेंट करेंगे, इसी के हिसाब से हम टाइम को मेजरमेंट करेंगे। तो उन्होंने सेट कर दिया कि इस प्रकार की क्वांटिटी अगर दूसरी है तो हम उससे कंपेयर करा के हम इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। जैसे फ्रेंच सिस्टम में क्या होता था, एक फ्रेंच सिस्टम था, तो वहाँ पर क्या था, अगर कोई लेंथ मेजरमेंट करनी होती, लेंथ मतलब इस मार्कर की लंबाई कितनी है, इस प्रकार से लेंथ मेजरमेंट करनी होती थी,
तो उसको वो लोग किसमें मेजरमेंट करते थे? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। अगर कोई मास होता था कि ये कितने ग्राम का है तो इसी को किसमें मेजरमेंट करते थे? वो लोग ग्राम में। टाइम को वो लोग मेजरमेंट करते थे सेकेंड में। तो इस मेथड को क्या कहा गया? इस सिस्टम को क्या कहा गया? CGS। यही हमारा है CGS, जो कि फ्रेंच सिस्टम है। उसके बाद जो एक था ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता था? जो लेंथ थी उसको किसमें मेजरमेंट करते थे? फुट में। मास को मेजरमेंट करते किसमें करते थे? पाउंड में। टाइम को सेकंड में ही रहने दिया। इसको क्या बोला गया? FPS। उसके बाद फ्रेंच का ही ये मॉडिफिकेशन हुआ, यूनिट्स का कुछ बदलाव हुआ, तो वो लोग लेकर आएगा MK सिस्टम। अब लेंथ को वो लोग मेजरमेंट करते थे मीटर में, मास को kg मतलब किलोग्राम में, और सेकंड जो कि टाइम का ही यूनिट्स बना लिया गया। इस प्रकार से तीनों की यूनिट्स अलग अलग थी। अब एक कन्फ्यूजन हुआ कि अगर कोई एक फ्रेंच सिस्टम से पढ़ा हुआ कोई साइंटिस्ट वो किसी चीज़ पर मेजरमेंट कर रहा है, तो अब उसके दूसरे ब्रिटिश साइंटिस्ट जो है वहाँ की लैब की ज़रूरत है। उसने भेजा कि ये हम एक आपको लेंथ भेज रहे हैं जिसकी मेजरमेंट है 3048 सेंटीमीटर। उसने कहा ये हमारे यहाँ एनवायरमेंटल में 3048 सेंटीमीटर है। हम ब्रिटिश वालों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ के साइंटिस्ट को कि बताओ जो ये आपके वहाँ की एनवायरनमेंट है वहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी। तब वो क्या करेगा? वो अपने यहाँ की जो इसकी स्केल होगी, यूनिट्स होगी, वो इसको मेजरमेंट करेगा। वो मेजरमेंट करेगा कि ये लगभग 100 फुट है। अब पता करेगा 100 फुट बराबर इतना है तो 1 फुट बराबर लगभग 30.48 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या हुआ? यूनिट्स को समझने में साइंटिस्ट को बहुत सा टाइम बर्बाद हो रहा था। यूनिट्स को समझने में बहुत से एक्सपेरिमेंट गलत हो रहे थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, मतलब कोई अपने यूनिट्स में बता रहा था, वो अपने यूनिट्स में बता रहा। सबकी यूनिट्स डिफरेंट थी। इसलिए साइंटिस्ट ने बैठक किया कि मिलकर डिसाइड किया कि कुछ ऐसी यूनिट्स बनाई जाए जो पूरी दुनिया में लागू हों, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हों, सभी देश के लोग वही यूनिट्स फॉलो करें, चाहे वो कोई सा भी देश हो। तो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर उस यूनिट्स का नाम दिया SI यूनिट्स। SI यूनिट्स। अब आई हैं SI यूनिट्स। और जो SI यूनिट्स है उसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये इंग्लिश में नहीं है, ये है फ्रेंच में, ठीक। इसका इंग्लिश है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो ये MKS है ना, इसी को समझो इंटरनेशनल बनाया गया। अब इंटरनेशनल में क्या होता था? जो लेंथ होती थी उसको किसमें मेजरमेंट करते थे? लेंथ को ये लोग अब मेजरमेंट करने लगे मीटर में, जिसको हम M से सिंबल है। मास को अब लोग मेजर करने लगे kg में, पूरी दुनिया के लोग किलोग्राम, इसका सिंबल है kg। और टाइम को सेकंड में, किसमें? सेकंड जो है यस से नोट किया जाता है। अब ये सभी यूनिट जो आई, जो सेट कर दी गई, उन्हीं यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। ये सभी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। ऐसी यूनिट्स जिनको डिराइव करने में किसी अन्य भी यूनिट्स की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हम लेंथ हो डिराइव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसकी यूनिट्स मीटर है जो कि फिक्स की गई है, ठीक है। अब एक दूसरी यूनिट्स होती हैं डिराइव, ये हो गई फर्स्ट, और दूसरी होगी डिराइव। अब डिराइव यूनिट्स मतलब जो इन फंडामेंटल यूनिट्स से क्या हो, डिराइव की जाए। जैसे अभी स्पीड है, स्पीड का फार्मूला हम लिखेंगे डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक। अब जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट्स तो हमारी मीटर होगी और टाइम की सेकंड, तो स्पीड की यूनिट्स क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड, ठीक। डिस्टेंस की यूनिट्स होगी हमारी मीटर पर सेकंड, जो कि कहाँ से ये फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की गई, इसकी खुद की यूनिट्स नहीं है। इसने मीटर उठाया, मास की उसके लेंथ की यूनिट से,
सेकेंड उठाया टाइम पीएम से, और मिलाकर बन गई मीटर पर सेकेंड, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है। ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें यूनिट्स समझ में आया होगा, आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें एक्चुअल लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। जैसे ये है हमारी डिस्टेंस, एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस, एक तरफ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्टेंस का है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई, the actual length of the path is covered by a moving body। मतलब पाथ की एक एक्चुअल लेंथ जो एक बॉडी द्वारा कवर की जाती है। अभी बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं पहले, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the shortest distance between initial and final position of an body। शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन बॉडी। इसमें क्या होती है, सपोज दैट जैसे ये एक वो है, कोई चींटी या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लुढ़कते हुए आया। डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम इसकी टोटल ये वाली लेंथ पता करेंगे, जो कि एक है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्या करेंगे, हम इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनके बीच में, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस, अपनी पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी पोजीशन से वो कितना हटा, कितना खिसका। जैसे अभी ये एक खेत है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक प्लांट था, पौधा था छोटा सा, उसने तुमको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाना है, तो तुम इसको ले जाओगे खोद कर, चाहे तुम ऐसे जाओ यहाँ पर लगाने, चाहे तुम ऐसे जाओ यहाँ पर लगाने, चाहे ऐसे जाओ इसको लगाने, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वाला होगा, इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। मतलब वो प्लांट जो है वो अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस हुई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की। अब जो ये डिस्टेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, ठीक, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऐसे बता दिया, वही बताया ना, हमारे घर से स्कूल की दूरी 50 मीटर है, 50 मीटर इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू साइज। अब डायरेक्शन इसमें लगा दे ईस्ट, वो 50 मीटर ईस्ट की तरफ है, वो ईस्ट क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। मीटर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसकी क्या हुई, वो स्केलर में काउंट होगी, जो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन आती है हमारी स्केलर में। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई स्केलर, ये कैसी क्वांटिटी हुई वेक्टर। तो डिस्टेंस है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक, स्केलर वो डिस्टेंस। और जो ये है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो।
पूरी दुनिया, अपने घर से चलो पूरी दुनिया में भ्रमण करके आ जाओ, फिर से अपने घर को आ जाओ, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस, अपनी पोजीशन से कितना खिसका, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी उसने शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में है। जैसे एक कोई बॉडी है 4 मीटर चली, 3 मीटर इधर चली। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम इनिशियल पोजीशन से मेजरमेंट करेंगे तो कितना आएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमारा बी सी कितना है, बी सी है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसकी आएगी 25, यानी कि प्लस माइनस 5 दोनों मीटर आएंगे, ठीक, इसी स्क्वायर। अब प्लस माइनस 5, अगर हम यहाँ से इसको डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये इधर से अगर ऐसे हम जाएंगे तो कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर। लेकिन अगर हम सी से, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, अगर हम इधर से इसको आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5। अगर हम इधर से इधर आएंगे तो 5 प्लस -5 मिलकर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये ऐसे जाने पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। इधर से मेजरमेंट करेंगे तो +5 आएगा, लेकिन इधर से हम देखेंगे, अगर इधर से हम आएंगे यहाँ पर आ जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि माइनस डिस्प्लेसमेंट चलेंगे, जो कि +5 था और -5 हम आए तो होगा 0। इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट इधर से मेजरमेंट करने पर 5, इधर से मेजरमेंट करने पर -5। जैसे अभी एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस है ये 7, ठीक। कोई एक व्यक्ति यहाँ से चला, ऐसे ऐसे चलकर जहाँ से चला था उसके ठीक सामने, सेंटर से होते हुए ठीक सामने यहाँ पर आ गया, ठीक। अब पूछता है उसकी डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस कितने होगी, इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना, हाफ। तो इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, एरिया का, सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना होगा, सरकमफेरेंस होगा 2πr। लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है, हाफ की, तो होगा πr। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 मीटर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास है 22 मीटर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, ये अपनी पोजीशन से कितना यहाँ पर है, कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना किसका, मतलब इसकी एक रेडियस, ये इधर भी रेडियस जोड़ देंगे तो कितना क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो इसका डायमीटर कितना होगा, 7, 14 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं छोटा सा। जैसे एक न्यूमेरिकल है, a body moves 8 meter east, 6 meter north and 10 meter vertically upwards. What is displacement from initial position? इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये ईस्ट हुआ, ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ। एक बॉडी 8 मीटर ईस्ट गई, यहाँ से यहाँ गई 8 मीटर। अब क्या 6 मीटर नॉर्थ गई, 6 मीटर नॉर्थ गई। अब ये 10 मीटर ऐसे चली, जैसे सपोज दैट ये 8 मीटर गई, यहाँ पर देखो 8 मीटर ऐसे गई, 6 मीटर ऐसे गई। अब ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा ना,
जो कुछ हाइपोटेनस आएगा, और उसके ऊपर जहाँ पर ये 8 मीटर इसका कंप्लीट हो वहाँ पर उसके ऊपर चली कोई बिजली जोड़ने वाला तार, इलेक्ट्रीशियन होगा जो बिजली के खंभे पर गया होगा चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अब इसके टॉपू पर यहाँ से हमें यहाँ इतनी इसका ये हाइपोटेनस अगर पता हो जाए तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो कैसे निकलेगा, तो वही वाला फार्मूला है, ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, सी है। यहाँ पर क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारा 8 मीटर, बी सी कितना है 6 मीटर, ठीक। कितना हुआ 8 का स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर प्लस 6 का 36 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए सी स्क्वायर कर लेते हैं अभी 100, ठीक, मीटर स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 10 आएगी। तो हमें पूछ रहा है कि इनिशियल पोजीशन से यहाँ से बताओ। तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, ए सी को कितना ले लेते हैं 10 उठा लेते हैं, ए सी हमारा आएगा 10 मीटर। अब इसके ऊपर चला है 10 ऐसे चला है, अब ऐसे होगा ऐसे ऐसे, ठीक। तो अब ये वाला हाइपोटेनस बताना है। तो हमारी ए सी है, सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या होना चाहिए, डी हो ना, डी होगा। सपोज दैट ऊपर टॉप ऊपर ये डी होगा। किस तरीके से दिखा देते हैं हम, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। डी ये ऊपर की है, ऊपर है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड्स, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं। जो ए सी है हमारा 10, ए सी हमारा अब क्या बन जाएगा बेस, और ये सी डी क्या होगा, सी यहाँ पर होगा डी यहाँ पर होगा, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, अब क्या आएगा, ये जब होगा यहाँ पर ऐसे होगा ना, ऐसे ये होगा सी डी, ये होगा ए सी, और ये होगा ए डी स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर कितना होगा, ए सी कितना है हमारा 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। ए डी भी 10 है क्योंकि ये हमारा 10 आया ना, ये हमारा 10 आया और ये भी हमारा 10 है। ये ऊपर जा रहा है, इसको इधर मत मारना, ये ऊपर है ऐसे वर्टिकली अपवर्ड। अब ए डी भी हमारा 10 मीटर है, 10 का स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर कितना आएगा 10 का 100 मीटर स्क्वायर, इसका भी 100 मीटर स्क्वायर। तो सी डी आएगा हमारा 200 मीटर स्क्वायर, इसका रूट। तो सी डी कितना आएगा प्लस माइनस 10√2 मीटर। अब ये सी डी हमारा आएगा प्लस 10√2, क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से तो हमारा 10√2 ही आएगा। अब हम इसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लास में, स्कूल में टीचर्स बोलते होंगे कि सभी बच्चों को यूनिफॉर्म में आना होगा। तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि सेम, मतलब एक जैसी, एक समान, ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्म मोशन एक तरफ रखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट रह गया था, जो डिस्टेंस है ना, और हम इधर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमेशा और हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल होगा या उससे कम होगा, ठीक। ये पॉइंट रह गया था। अब यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल distances in equal intervals of time। मतलब एक कोई बॉडी है, जैसे यहाँ है ये 12 बजे यहाँ पर थी
सपोज दैट यहाँ पर कार है, ठीक, यहाँ पर ये कार है, ये 12 बजे यहाँ पर थी, 12:30 वैसे मान लो 12:01 पर, ठीक, 12:01 पर इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, लगभग 10 मीटर कवर कर ली, ठीक। दूसरे मिनट में भी अब 12:02 पर ये फिर से 10 मीटर कवर कर ली डिस्टेंस, ठीक। फिर तीसरे मिनट में भी 12:03 पर इसने 10 मीटर फिर कवर कर ली। मतलब ये हर एक मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। मतलब इसकी जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, हर एक इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल distances in equal intervals of time। मतलब एक कोई बॉडी डिस्टेंस है वो अनइक्वल ट्रेवल करता है एक ही इक्वल इंटरवल्स टाइम है। जैसे ये एक कार है, ठीक, ये एक कार है, ठीक, ये 12 बजे यहाँ पर थी, 12:01 पर इसने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर। अब 12:02 पर ये कितनी ट्रेवल की, 15 मीटर। तीसरी बार में इसने क्या किया, 30 मीटर कवर कर ली, ठीक, 12:03। मतलब हर एक मिनट में इसकी डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट। पहले मिनट में 10 मीटर गई, दूसरे मिनट में ये 15 मीटर गई, तीसरे मिनट में ये 30 मीटर गई। इसलिए इसका जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका जो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये इसका एक स्ट्रेट यहाँ से ऐसे लाइन बनेगा, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, ये यूनिफॉर्म मोशन का होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, ठीक, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एक मिनट में ये कितनी गई, यहाँ से 5, दूसरे मिनट में ये कितनी गई, 10। तो ये इसका एक मिनट यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, इधर मीटर में लिख देते हैं, ठीक। इधर टाइम है, ये टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक। अब तीसरे मिनट में भी ये कितनी गई, 5 मीटर। तीसरे मिनट टाइम कितना, इसने बीच में गैप कितना है, 1 मिनट का है। इनके दोनों के डिस्टेंस में कितना गैप है, 5 मिनट का। हर एक मिनट में ये कितना ट्रेवल कर रही है, 5 मीटर। और जो नॉन यूनिफॉर्म का जो टाइम वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे हम, टाइम, और इस पर क्या लेंगे हम, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। ये कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म, हर एक देखो टाइम पर इसके जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल ही आएगी। यहाँ पर इतनी हो जाएगी, यहाँ पर ये इतनी हो जाएगी। तो टाइम का ये ग्राफ मेन है, ये, ठीक, ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये हमारा था मोशन का फर्स्ट चैप्टर 01। इसके बाद हम जल्द से जल्द सेकंड लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए।